अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स हफ्तानामा के एक नए एपिसोड में आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करने के लिए। जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसमें हमने आपको 2 कंपनीज़ बताई थी। मुइज़ ने बेसिकली आपको 2 कंपनीज़ बताई थी। वन वाज़ जीएचएनआई, द अदर वाज़ हबको। हमने आपको वीकली बेसिस पे बताया था कि अगर आप इन कंपनीज़ को लेते हैं एंड वीकली अगर हम इसको मॉनिटर करें तो एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम हबको की बात करें तो जब शो हमने रिकॉर्ड किया था और तब की अगर हम क्लोजिंग देखें तो प्राइस वाज़ 231.80 और हम आज की क्लोजिंग देखें और उसका ऑल टाइम हाई भी देखें तो 247 के करीब है। हबको ने आपको अराउंड 5.35% रिटर्न दिया। एंड देन हम अगर जीएचएनआई की बात करते हैं तो जीएचएनआई वाज क्लोज अराउंड 900 रुपीस और उसके हाई की अगर बात करें तो 937 पे वो क्लोज हुआ। इससे भी आपको कुछ 7-4.5% का रिटर्न दिया। तो क्यूमुलेटिव अगर हम दोनों कंपनीज को देखते हैं तो अराउंड 10% का इंक्रीज जो मूवीज ने बताया भी था कि इतना एक्सपेक्टेड है कि हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन अ वीक फ्रॉम दीज टू कंपनीज। वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकम्प्लिश हुआ एंड इसीलिए अगेन नए एपिसोड में वेलकम कर रहे हैं साद मूवीज को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मूवीज? जबरदस्त आपकी कंपनी से तो परफॉर्म भी कर दिया। पूरी कंपनी की मेहनत थी स्टॉकिफाई की, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हो गया हमारे। जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने जो साथ जुड़ने वाले हैं शो में उनको बताता चलूं कि आपके कमेंट्स हम पढ़ रहे होते हैं एंड आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड पे बहुत ज्यादा प्यार और एप्रिसिएशन दी थी। उसके लिए हम सब दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे हर एपिसोड में कि शो को हम बेहतर करें। आप लोगों का कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होगा तो वो भी हम लेंगे और जो आपकी प्यार भरी चीजें कमेंट्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं। एंड आप अपनी कंपनी के बारे में भी अगर आप सवाल पूरा लिख देंगे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी का एनालिसिस फंडामेंटली तौर पे चाहिए या न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है तो हम कोशिश करेंगे वो भी शो में कवर करते रहें। क्योंकि शो हमारा नया डिजाइन हुआ है, हम इसको फॉर्मेट और बेहतर करेंगे। बट अगेन दिस शो इज फॉर यू गाइस और कंपनी का फॉर्मेट भी होगा कि अगर हम किसी कंपनी का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो वेलकम करते हैं दोनों को शो में। मुइज, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। मार्केट जो है लास्ट शो से आज के शो की अगर हम बात करें ओवरऑल किस तरह परफॉर्म की है इस वीक? देखिए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वीक के अंदर ईरान और यूएस का बड़ा मसला चल रहा था और उस वजह से हमने देखा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और प्रेशर वो फाइनली फ्राइडे वाले दिन जो लास्ट डे था उस दिन खत्म हुआ था और 3600 पॉइंट मार्केट प्लस बंद हुई थी। और तो वही मोमेंटम मंडे वाले दिन भी कंटिन्यू रहा। मंडे वाले दिन मार्केट पॉजिटिव, फिर ट्यूसडे वाले दिन मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव ऊपर नीचे जाके पॉजिटिव में बंद हुई, यहाँ पर बिल्कुल माइनस ही पॉजिटिव रही। उसके बाद फिर अगेन प्रेशर आया नेक्स्ट डे वेडनेसडे वाले दिन और फिर कल और आज भी मार्केट अनड्यू प्रेशर था। मार्केट के ऊपर कोई ऐसे वजह नहीं थी और हमें ये लग रहा था कि मार्केट इतनी नीचे क्यों जा रही है, इतनी पैनिक सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों आ रही है। और फिर फौजी ने सपोर्ट किया, फौजी फर्टिलाइजर ने, और अपर कैप लगा जिस वजह से मार्केट आज 1500 पॉइंट प्लस रह गई। ओवरऑल मार्केट, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी 1,60,000 इंडेक्स था जब नवंबर में, या 1,70,000 के पास, तो वहां मार्केट एक एरिया सपोर्ट एरिया बना रही थी, वहीं पर आगे पीछे रह के वहीं पर ही अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी। और अभी भी मेरे ख्याल से, क्योंकि वहां से तो तकरीबन 15 से 20% बढ़ चुकी है, तो अपने आप को अब एडजस्ट कर रही है। यहाँ पर एडजस्टमेंट बना के एक लेवल बना के फिर वहां से अगेन सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे आपने बात की फौजी फर्टिलाइजर की। अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर जब शरिया कंप्लाइंट हुआ था, केएमआई के अंदर ऐड हुआ था तो हमने एक मोमेंटम देखा था कि बहुत सारे लोग उसके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई थी। हाउएवर आज अगर आप कहते हैं कि मार्केट में एक अनड्यू या एक अंडरस्टैंडिंग ना होने वाला प्रेशर था, सो व्हाट वाज द रीजन कि एफएफसी अपर कैप पे बंद हुआ? इसका क्या रीजन था? देखिए, क्यों मार्केट कल इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी, कि इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हो गई थी कल, कि इस जुमेरात, जो अब अगले हफ्ते के अंदर जुमेरात आएगी, उस दिन इसकी बोर्ड मीटिंग है। तो उस वजह से लोगों के अंदर एक तो मार्केट का रूमर चल रहा है और मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि ये स्टॉक स्प्लिट की तरफ जा सकता है। एफएफसी की बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। आज से 2 साल 3 साल पहले की बात करते हैं तो 100, 125, 150 के अराउंड हुआ करता था और अब 600 का हो चुका है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रेंज से ऊपर चले गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया। तो अगर स्प्लिट होगा तो फिर छोटा इन्वेस्टर भी इसको बाय कर सकेगा, क्वांटिटी के अंदर बाय कर सकेगा। तो ये वजह मुझे लगती है कि स्प्लिट होगा। और स्टॉक की तरफ से पिछले साल ही स्प्लिट की तरफ से गाइडलाइन आ गई थी और बहुत सारी कंपनी के स्टॉक स्प्लिट भी हुए। तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के अंदर या फिर स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस शेयर्स कुछ इस तरह से अनाउंस कर सकता है। तो इस वजह से जो है वो आज अपर कैप लगा। कोई ना कोई पहले न्यूज होती है प्रॉपर, इस वजह से जो है वो शेयर बढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए आपने स्टॉक स्प्लिट की बात की। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चलूं कि हम लोग इन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बना के रखी हुई होती हैं हमने। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे एंड आप लोगों से एक मोहब्बत भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लोग 1 लाख के फिगर भी टच कर लेंगे चला। और कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोग अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू आप सबको एजुकेट करें। स्टॉक स्प्लिट की मैं बात कर रहा था। हमें फॉलोअर्स आपने आप 1 लाख का फिगर आपने टच करवाना है एंड जो स्टॉक स्प्लिट की मैं बात कर रहा था वो वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे एजुकेशन सेक्शन में। अच्छा, मुझे आपने स्टॉक स्प्लिट की बात की। मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि शेयर ऑलरेडी महंगा हो गया है।
देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपनीज एज वेल। कंपनी की क्या पॉलिसी होती है जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट की तरफ जाती है? क्योंकि शेयर की प्राइस पे अगर आप देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनीज इस तरह की जो शेयर प्राइस जिनकी महंगी है, साजगार को देखें, साजगार बहुत बढ़ गया था, बट उन्होंने तो कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं किया। तो क्या कंपनी पॉलिसी होती है जिसकी वजह से स्टॉक स्प्लिट किया जाता है? और इज इट ओनली बिकॉज ऑफ कि कंपनी ने अगर बोनस अनाउंस करना है और टैक्स की वजह से बचने के लिए, या वो टैक्स जो अवाम पे भी लग जाता है या बोनस शेयर रुक जाते हैं, उस वजह से स्टॉक स्प्लिट की तरफ जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक प्रॉपर इसकी वजह बताता हूँ कि स्टॉक स्प्लिट कंपनी अनाउंस क्यों करती है कि लिक्विडिटी बढ़ जाए कंपनी की। ठीक है। समझ रहे मेरी बात? लिक्विडिटी का मतलब है शेयर के वॉल्यूम, अगर 1 लाख शेयर का आज वॉल्यूम हो रहा है नॉर्मल इस रेट पर, तो 10 लाख से ज़्यादा का हो जाएगा। अगर डिवाइड बाय 10 हो जाता है इसका शेयर, तो वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ जाएगा, जिसको बाय सेल करना हो वो नॉर्मली कर सकेगा। और मार्केट के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि हर कोई इन्वेस्टर छोटा शेयर ढूंढता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर साजगार की आप बात करें तो 2000 जो पहले जब ये 60 रुपए 100 रुपए का था, तब बहुत ज्यादा लोग लेते होंगे, और अब 2000 रुपए कोई भी नहीं लेता। और अगर वो भी स्प्लिट की तरफ जाता है, 200 का हो जाता है, तो फिर से अगेन ज्यादा लोग लेना शुरू कर देंगे। तो यही वजह होती है, ताकि इन्वेस्टर्स की रीच के अंदर वो शेयर आ जाएगा ना, तो फिर उसके अंदर लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे और उससे प्राइस डिस्कवरी नहीं मिलेगी। अब आप मुझे खुद बताएं, यहाँ से 600 रुपए से 900 रुपए जाना मुश्किल फील होता है, क्योंकि 100 रुपए से 600 गया है एक शेयर, और 600 से 900 जाना हमें ये फील होता है कि यार बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर यही स्टॉक स्प्लिट होता है और डिवाइड बाय 10 हो जाता है, 60 पर आ जाता है, तो लोग सस्ता समझकर या बहुत ही नीचे समझकर उसको बाय करेंगे, तो वो इजीली उसके बाद ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो 60 रुपए से 100 रुपए 120 रुपए तक भी चले जाए। तो ये वजह होती है, नई प्राइस डिस्कवरीज मिल जाती है, तो इस वजह से कंपनीज स्टॉक स्प्लिट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं साथ की तरफ आना चाहूंगा। साथ लास्ट वीक जब हम शो कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कोई अगर खबरें हैं या कोई इस तरह की चीजें जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, तो कुछ ऐसे था नहीं, कुछ इतना कंक्रीट नहीं था। क्या इस वीक में हमें कोई ऐसी चीज बज़ाहिर नजर आती है जिससे मार्केट को मूव किया हो, या नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट को मूव कर सकती हो? कोई रिजल्ट्स, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें शेयर करने की जरूरत है? जी, नेक्स्ट वीक में तो हम रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनीज के। इस वीक की अगर हम बात कर लें तो पॉजिटिव न्यूज़ ही हमें रिसीव हुई है। जैसे ओजीडीसी की अगर हम बात कर लें तो उनको उनकी 7th इंस्टॉलमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी हुई है, आउट ऑफ जो उनकी 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और 7.725 बिलियन की ये उनको रिसीव हो गई है। और साथ ही इन्होंने अपनी डिस्कवरी भी कर ली है केपी के अंदर, तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा साथ में साजगार ऑटो सेक्टर के अंदर उसकी तरफ से हमें एक बड़ी अहम खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी जो एक और गाड़ी है टैंक 500 उसको लॉन्च कर दिया। तो उनके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर उन्होंने एक नई एडिशन कर दी है, जिससे ऑफ कोर्स मोहित भाई हमें बताएंगे उसकी अर्निंग्स पे भी और उनकी जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगी। और उसके लिए हम आगे जो हमारी पॉलिसी आ रही है ऑटो सेक्टर की, उस पर लुक ऑन करेंगे कि क्या अफेक्ट आएगा। और इसके अलावा हमने जैसे देखा कि इस वीक के अंदर अटक रिफाइनरी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की जो अवेलेबिलिटी थी वो बढ़ गई, और जो रिन्यूड पॉलिसी मोमेंटम है उसकी वजह से हमने अटक रिफाइनरी को भी परफॉर्म करते देखा। तो ऐसे नेगेटिव न्यूज कोई नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही हैं। और मैक्रोज में भी अगर हम देखें तो चाइना ने भी पाकिस्तान में $10 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया नए एग्रीमेंट्स के साथ। तो मैक्रोज को भी देख लें और माइक्रोज को भी देख लें, डेवलपमेंट्स अच्छी खबरें ही हैं, कुछ ऐसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है किसी चीज का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुइज, मैं जैसे साथ ने बताया कि ओजीडीसी को अपनी पेमेंट रिसीव हुई, मैं ओजीडीसी के तरफ से ही फिर आपकी तरफ एक सवाल लेकर आता हूँ कि क्योंकि अब ओजीडीसी को अपने रिसीवेबल्स भी मिल रहे हैं, पेमेंट्स भी आ रही हैं, सर्कुलेटेड रेजोल्यूशन की तरफ भी मामला है, कंपनी के कैश फ्लोज बेहतर हो रहे हैं बज़ाहिर, तो अर्निंग्स कितनी बेहतर हो सकती है कंपनी की? कितना कंट्रीब्यूट करेंगी अर्निंग्स के अंदर? एंड वेयर डू यू एक्सपेक्ट द शेयर प्राइस टू रीच? देखें, ऑलरेडी अंडर वैल्यू है मेरे ख्याल से। हम मैं मेरा तो फेवरेट सेक्टर रहा है, क्योंकि परफॉर्म ही नहीं कर रहा था, और अब अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने में आई है। तो ये इजीली 400-500 रुपए टच कर सकता है ओजीडीसी, कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि अर्निंग के अंदर कंट्रीब्यूशन, तो इसके क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो इतना कैश वाला बिजनेस नहीं है कि इसको पैसा जरूरी है बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो ऑलरेडी कंपनी के पास अच्छे खासे कैश फ्लो है, और जितना इसको मिल रहा है तो वो इसको कैश की सूरत में नहीं मिल रहा है, इसको ट्रेजरी बॉन्ड्स की सूरत में मिल रहा है। तो उसके बाद कैश रिसीव नहीं हो रहा है इतना, उसको जो है सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एनुअली रिसीव होंगी, तो वो इतनी खास इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सर्कुलर डेट का मसला था वो रिजॉल्व होने की तरफ जा चुका है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। और ये कंपनी को फिर से रीपे भी करना है गवर्नमेंट्स को, तो इतना कोई खास अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं रहेगा इस चीज़ का। लेकिन ऑलरेडी अंडर वैल्यू है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ओजीडीसी को आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ ने हमें साजगार के नया रिलीज जो आया है टैंक 500, उसके ऊपर भी बताया, उसकी प्राइस अनवेल हुई, साजगार ने कम्युनिकेट किया था, बड़ी इन्फॉर्मेशन भी आई थी। जब साजगार अपना हैवल लेकर आया था एसयूवी मार्केट में, तो हमने देखा था कि शेयर प्राइस, क्योंकि सेल्स अच्छी थी, तो शेयर प्राइस से काफी परफॉर्म कर गया। शेयर प्राइस ऑलरेडी 2000 के करीब साजगार का स्टार्ट करता है इस वक्त। टैंक 500 कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसकी अर्निंग्स के अंदर, एंड किस तरह के मार्जिन होंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, अभी तो जस्ट लॉन्च हुआ है और बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो ऐसे तो मैं खास कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि कितनी अर्निंग्स के अंदर कंट्रीब्यूशन आएगी। लेकिन अभी जो हमने देखा है पब्लिक
तो पब्लिक को अच्छा लगा इनका प्रोडक्ट, और प्राइस भी बहुत अच्छी निकाली है इन लोगों ने, बहुत सस्ता है मेरे ख्याल से। तो जो टोयोटा के अंदर फॉर्च्यूनर है उसको पॉसिबल है, जो लोग फॉर्च्यूनर बुक कराने के पीछे जा रहे थे तो अब टैंक 500 के पीछे जा सकते हैं। तो राइट नाउ अर्निंग्स तो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जब हैवल आई थी तो कोई कंपनी के पास ऐसा कोई खास गाड़ियां नहीं थी, और हैवल ने जब मार्केट कैप्चर की तो उस वजह से इसके प्राइस एप्रिसिएशन रहा इसके शेयर प्राइस के अंदर। और अभी हमने जैको का देखा तो निषाद चुनिया और निषाद चुनिया पावर के अंदर भी 150% का जो है वो कैपिटल गेन मिला लोगों को। लेकिन अब क्योंकि हैवल ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर चुकी है, तो अब जो नया प्रोडक्ट आया है उसके अंदर कंपनी के पास इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। ऑब्वियसली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो लेकिन जो इम्पैक्ट आएगा कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर वो 10 से 15% का ही आएगा, क्योंकि एक तो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इतनी ज्यादा बिकती नहीं है जितनी करोड़ रुपए की है जो कंपनी हैवल लाई थी इनिशियली 70 लाख 80 लाख रुपए के अराउंड, तो वो ज्यादा बिकती थी। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी तो मेरे ख्याल से 10 से 20 या 30% तक का इम्पैक्ट आएगा। और शेयर प्राइस के अंदर इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि 1700 1750 पर था जब लॉन्च की खबर आई, और उसके बाद 2050 या 2100 करीब का हाई लगाया, और अब 2000 के अराउंड ट्रेड करा। तो मेरे ख्याल से जो गेम थी वो हो चुकी है। अब जब नंबर्स आएंगे फ्यूचर में हमारे पास कि इतनी गाड़ियां बिक गई हैं, तो फिर उस हिसाब से इसके अंदर जो है वो आप काम कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा, ऑटो पॉलिसी की तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा, मैं अपने लोगों को, ऑडियंस को बताता चलूं, जब हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं ना, क्योंकि बहुत बार जब डिस्कशन होता है तो ऑटो सेक्टर हमारे डिस्कशन में ज्यादा नजर भी आता है। उसकी एक वजह ये होती है कि आपको एक प्रोडक्ट लाइन में एक नया वेरिएंट, नया रिलीज नजर आता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो कोई नए अकाउंट्स ऐसे नहीं आते, या फर्टिलाइजर में कोई नया फर्टिलाइजर नहीं आता, या मेडिसिन रोज कोई नहीं आती। जब ज़ेप्टेक और GLP-1 वाला एक सेक्शन आया था, एक प्रोडक्ट आई थी, तो उस पर काफी डिस्कशन था, हमने कंपनीज को डिस्कस किया। एंड तो जो हमारे पास ऑटो सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन आती है एंड उसकी हमने फिर पेरेंट कंपनी को कवर करना होता है, तो इससे हम ऑटो सेक्टर पर थोड़ी सी नजर डाल सकते हैं। अच्छा वही, ऑटो पॉलिसी कहाँ पे स्टैंड करती है? क्योंकि करंट ऑटो पॉलिसी में तो हमारे पास जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं काफी एक वो बेनिफिशियरी थे, और वो हमने देखा, चाहे वो निषाद जेको को लेकर आया हो, सासगार हैविल को लेकर आया हो, हाइब्रिड व्हीकल्स का दौर था। लेकिन क्या अगर ऑटो पॉलिसी कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या इनके जीएसटीज बढ़ जाएंगे, प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, तो क्या नंबर्स इंटैक्ट रहेंगे? इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की तरफ है, तो क्या आपको लगता है कि फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी? और उससे कनेक्टिंग सवाल ये भी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 0.5% जो है 50 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएंगे, तो वो मार्केट को किस तरह इम्पैक्ट करेंगे? देखिए 0.50 जो 50 बेसिस पॉइंट है उसका कोई खास इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट आपको बताया फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो ऑलरेडी मार्केट इसका इम्पैक्ट ले चुकी है। अगर 50 बेसिस पॉइंट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है 1% या 2% के करीब कुछ कम हो जाता है, तो फिर मार्केट के अंदर हम बूम देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट राइट नाउ जो अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है वो 50 बेसिस पॉइंट से कर चुकी है। और जहां तक ऑटो पॉलिसी की आपने बात की है, तो ऑब्वियसली कंपनीज के ऊपर इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो पास ऑन करते हैं। लेकिन हाँ, गाड़ियां जरूर महंगी हो जाती हैं और फिर बायर सोचता है, लेकिन अगर तमाम गाड़ियां महंगी हो जाती हैं, सपोज अगर सारी गाड़ियां जो आपको परचेज करनी है वो सारी ही महंगी हो जाती हैं, ठीक है, और आपको परचेज करनी है, आपकी नीड, तो फिर आप गाड़ी परचेज करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत टैक्स का फर्क आएगा और कोई खास नहीं है। और इससे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो ऑटो पॉलिसी जो लोग लोन लेते हैं तो उनको लोन के अंदर भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं साथ आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा। एक खबर मैंने देखी थी कि वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया कि पाकिस्तान की जो रिकवरी ग्रोथ है वो रिस्क की साइड पर आ सकती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस। कितना इंपॉर्टेंट है ये, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या ये कॉशियस खबर है या इज इट ओके? इस पे थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। देखें, कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक तो इम्पोर्टेंट तो है, एंड उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म्स ले रही है। जब हमारी IMF से भी कंडीशंस हो रही थी लोन को अप्रूवल के लिए, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने ऐसे रिफॉर्म्स लिए हैं जिससे कंडीशंस मेट हुई हैं, और उसके बाद ही उस लोन का भी हमें अप्रूवल मिला। और उसके बाद हमने गवर्नमेंट को भी डिफरेंट रिफॉर्म्स करते देखा, फ्लड के अंदर भी, और डिफरेंट जिस तरह उन्होंने अपने बजट के अंदर भी एलोकेशंस की चीज़ों की। तो इससे ये है कि गवर्नमेंट को मजीद रिफॉर्म्स लाने चाहिए, मजीद कॉशियस होना चाहिए, और स्पेंडिंग को और अपनी रेवेन्यू कलेक्शन को बहुत बैलेंस रखना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई अनफोर्सीन सिचुएशन के लिए या कुछ इस तरह का कोई कुछ भी हो तो उसके अंदर मैनेज किया जा सके। तो यस, इट इज इम्पोर्टेंट, बट देन अगेन गवर्नमेंट अपनी साइड पे रिफॉर्म्स ला रही है इन चीजों को, कंडीशंस को अवॉइड करने की। जैसा आपने एक बात मेंशन की कि जो रिस्क की साइड होती है वो तो कॉशियस अप्रोच तो रखनी ही होती है। डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अपने आप को हेज किया विद डॉलर। डॉलर ओवरऑल ग्लोबली जो है एक वीकेंड पोजीशन पर नजर आता है एज ऑफ नाउ। पैसा डिफरेंट कमोडिटीज में, गोल्ड की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, लेकिन डॉलर में इतनी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन नजर नहीं आती। पाकिस्तान के लिए कितना रिस्की है ये, कंसीडरिंग कि पाकिस्तान ने अपना पैसा पार्क किया हुआ है डॉलर्स में, या पाकिस्तान इज ऑन द ओके साइड ऑफ द हाउस? इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा।
देखें, आपकी बात जैसे आपने कहा है कि डॉलर का इम्पैक्ट तो है, एंड पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकोनॉमी के इस साइड पे भी कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम 15% जो है टैरिफ है हमारा यूएस के साथ ट्रेड के जब हम करते हैं, और हमारा ट्रेड भी सारा डॉलर के अंदर है। तो उससे हमें भी कॉशियस रहना पड़ेगा और हमें भी डिफरेंट रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग थिंग्स जिससे रिफॉर्म्स आएंगे, जिसके अंदर हमें पॉलिसीज के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, ऑटो पॉलिसीज के अंदर भी चेंज लाना पड़ेगा। तो ऑल टुगेदर पॉलिसी शिफ्ट तो हमें भी रिक्वायर्ड होगा जिस तरह की डॉलर की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि अगर हमने अपने साथ अपनी पॉलिसीज के अंदर वो शिफ्ट ना लाए तो उससे जाहिर ऑफ कोर्स हमें भी एक इम्पैक्ट फील होगा। तो यस, गवर्नमेंट को हमें चाहिए कि हम डिफरेंट पॉलिसीज लेके आए ताकि मैच करे उसके साथ, ताकि इनकेस इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हम भी अकॉर्डिंगली उसको डील कर सकें। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा शो क्लोज करने से पहले। अगेन हम अपने ऑडियंस के लिए कंपनीज लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अगर फ्राइडे को हमारा एपिसोड आ रहा है तो हम नेक्स्ट फ्राइडे उनको देखेंगे कंपनी से कितना बेहतर परफॉर्म किया नहीं किया। तो आज कौन सी कंपनीज है आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए? देखिए, आज 3 कंपनी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वेव्स कॉर्पोरेशन जो है, जिसका सिंबल है वेव्स, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि अच्छा पोटेंशियल आपको मिलेगा। बड़े टाइम से रुका हुआ था, ₹15.66 क्लोजिंग आई है, तकरीबन ₹15.5 के अराउंड क्लोज हुआ है। तो इसको अगर आप यहाँ बाय कर सकते हैं तो 5 से 10% तक का रिटर्न मुझे लगता है विद इन अ वीक, और 2 वीक्स पे भी ये कहा नहीं जा सकते, मार्केट के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। तो विद इन अ वीक और 2 वीक आपको ये 5 से 10% तक का रिटर्न वेव्स कॉर्पोरेशन आपको दे सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है एफएफएल, फौजी फूड लिमिटेड, क्योंकि आज फौजी का जो है वो सरबड़ा चला है फौजी ग्रुप का, फौजी फर्टिलाइजर। तो मुझे लगता है कि एफएफएल भी कमिंग वीक के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा। इस वीक के अंदर भी इसने ऑल्सो ओपनिंग जो है वो इसकी मंडे वाले दिन बहुत अच्छी हुई थी, और उसके बाद थोड़ा डाउन साइड पे चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। 5 से 10% तक का रिटर्न आपको एफएफएल भी प्रोवाइड कर देगा। और अगर एफएफएल की क्लोजिंग की बात करते हैं तो ₹22.84 पर क्लोज हुआ, तकरीबन ₹23 के अराउंड। तो ये यहाँ से ₹25 के अराउंड तक जा सकता है। और जो तीसरा शेयर है वो है ऑयल बॉय, ओबीओ बॉय, जो कि आज मैंने अपने मार्केट मिड डे मूव के अंदर भी डिस्कस किया था। ₹14.5 पर क्लोज हुआ है, क्योंकि इसका रिजल्ट आया था और इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अब पॉजिटिव में आ गए हैं और इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। और कंपनी का लॉसेस जो है वो बहुत ही कम हो गया, क्वार्टरली सिर्फ ₹2 का लॉस रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको 5 से 7% तक का रिटर्न विद इन अ वीक और 2 वीक दे सकता है। तो ये 3 शेयर हो गए जो आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के फंडामेंटल्स इंप्रूवमेंट की तरफ हैं। ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ अच्छा, ओरिएंटेड। हाँ, जी प्लीज। हाँ, ऑलरेडी ग्रो नहीं कर चुकी है कंपनी, फंडामेंटली इंप्रूवमेंट की तरफ में समझ लें कि जिस तरह से पाकिस्तान के फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं, तो इस तरह से इन कंपनी के भी फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे हैं। तो आप इनको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मुइस। एक और चीज मैं अपनी ऑडियंस को बताना चलूं कि जब हम कंपनीज को कवर करते हैं तो अब जैसे लास्ट शो से इस शो में हमने कंपनीज को कवर किया, हमने उनको शो के स्टार्ट में रिव्यू कर लिया, तो हमारे तरफ से वो क्लोज हो जाएंगी। मतलब एक तरीके से हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो क्लोज हो गई। अब आप उसको ट्रेल करना चाहें वो इट्स योर कॉल। हमारी तरफ से वो कंपनीज की कवरेज कंप्लीट हो गई है। अब हम नई कंपनीज को डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगर ये वीक और 2 वीक्स पे जाती है तो हम इसको शो में कंटिन्यूस डिस्कस करते रहेंगे इफ दे प्रिवेल और वी क्लोज द कवरेज। तो वो हम आपको साथ साथ शो में अपडेट करते रहेंगे। मुइज एंड साद, आप दोनों से क्लोजिंग नोट मैं लेना चाहूंगा। अपकमिंग वीक रोल ओवर वीक है, किस तरह का वीक नजर आता है? प्रेशर में रहेगी मार्केट, प्रेशर से निकल सकती है मार्केट, एंड कोई ऐसी खबरें, कोई ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन या ऐसा कोई रिजल्ट जो हमें अपनी नजर में रखना चाहिए? अगेन मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर उसके अलावा कोई ऐसी चीजें तो पहले मैं मुझसे पूछूंगा, फिर मैं साथ से पूछूंगा। जी मुइज। देखिए, मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो आज की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी आई है मेरे ख्याल से। और एफएफसी जिस मोमेंटम में क्लोज हुआ है, तो मुझे लगता है कि मंडे वाले दिन भी वो मोमेंटम कंटिन्यू ही रहेगा, और अगला जो वीक है, कमिंग वीक, वो एफएफसी के लिए है भी इंपॉर्टेंट। और एफएफसी आपको पता है कि मार्केट के अच्छे खासे पॉइंट्स भी रखता है, होल्ड करता है 10% के करीब। तो एफएफसी का रिजल्ट भी है जुमेरात वाले दिन, तो बिल्कुल मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम मुझे लगता है रहेगा, क्योंकि एफएफसी के अंदर मुझे लगता है कोई ना कोई इनसाइड या फिर कोई अच्छा रिजल्ट, कोई अच्छी डिविडेंड यील्ड, या फिर कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर्स रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कमिंग वीक थोड़ा बेहतर रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए, और नए हाई भी हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और जो आज क्लोजिंग आई है वो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग भी आई है। तो बिल्कुल कमिंग वीक बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है जी साहब। जी जी, जैसे मोहित भाई ने बताया कि मार्केट जो है अभी, जैसे यूएस और ईरान की जो डिस्प्यूट था जिसकी वजह से हमने एक प्रेशर देखा मार्केट के अंदर, वो भी हट चुका हुआ है। आगे रिजल्ट सीजन भी आने वाला है, वो भी स्टार्ट होना है। तो मेरा ख्याल है मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करेगी। और मेजर जो है एफएफसी हो गया और अटक रिफाइनरी, ये भी अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। लेट्स सी हाउ द मार्केट परफॉर्म्स। Perfect. Thank you so much, Muiz and Saad, and thank you everyone who is tuned in today, tonight, to watch us, join the show. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में उम्मीद के साथ कि जो कंपनीज हमने कवर की हैं वो इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न देंगी। मे योर स्टॉक्स
ऑलवेज बीन ग्रीन। जो हमें टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।